हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम राजस्थान का जो भूगोल है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है ये राजस्थान की प्रत्येक भर्ती, चाहे वो आरएएस हो, पीएसआई हो और टीचिंग लाइन की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। जैसा कि आपको पता है कि आजकल नोट्स जो पढ़ के है ना, आप केवल 50% नंबर ला सकते हैं। इसलिए अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको पूरा जो कंटेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे अपन जो कलाम की जो टास्क बुकलेट है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पे हम पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर जो एमसीक्यू हैं जितने भी हैं 100, 50, 150 जितने भी एमसीक्यू उनको अपन डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में एक अच्छी क्लैरिटी आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज की जो क्लास होगी इसमें राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। और आप इससे खुद के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। और चाहे आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हों तो वहाँ पे इसको अगर कान में लीड लगा के या वैसे भी आप खाना बनाते समय कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ करते समय सुनेंगे तो भी आपको उस टॉपिक में आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ऐसे कह सकते हैं आप खेलते खाते भी है ना, आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और वैसे जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो ये जो टॉपिक है जैसे मान लो 3 से 4 घंटे लेता है, लेकिन यहाँ पे अपन 1 से 1.5 घंटे में एमसीक्यू प्लस थ्योरी, जितना भी अपने को टाइम लगेगा उसमें एमसीक्यू प्लस थ्योरी, मतलब एक टीचर क्लास लेता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही कम समय लगेगा। तो अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो कैसी है, तो आप कहोगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर विश्व में बात की जाए तो राजस्थान उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जबकि अगर आप एशिया के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में। देखो, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, भारत ही दक्षिण में है तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम में है। जबकि भारत के संदर्भ में बात करें राजस्थान की स्थिति तो राजस्थान की जो स्थिति है उत्तर पश्चिम में है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान की स्थिति किधर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है वो आपको ध्यान रखना है, कुल जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या कह सकते हैं 1,32,139 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील। आगे अपन बात करें भारत के क्षेत्रफल में, भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है। भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 10.41%, या 1/10वां जो भाग है वो राजस्थान है। भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41%, या कह सकते हैं भारत के क्षेत्रफल का 1/10वां भाग। राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, वो है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। स्थिति की बात करें तो देशांतरीय जो विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो दोनों पूर्वी देशांतर है। 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देखो 69 डिग्री 30 मिनट जो है ना पूर्वी देशांतर, ये कटरा जैसलमेर में है। जबकि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी जो देशांतर है सिलाना धौलपुर में है। इसके अलावा राजस्थान की जो चौड़ाई है यहाँ से आप देख सकते हो 869 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की जो लंबाई है 826 है। मतलब चौड़ाई ज़्यादा है, 826 है लंबाई तो, और राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। और अगर आप अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय जो विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जो बोरकुंडा बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणा गांव जैसे गंगानगर तक है ना। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। तो अक्षांशीय स्थिति की बात करें
तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो कुल अक्षांशीय जो विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट का है। कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। उत्तरी अक्षांशीय अवस्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और कुल अक्षांशीय जो विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट है। इसके बाद में देशांतरीय जो विस्तार की बात की जाए, देशांतरीय विस्तार की, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो कुल देशांतरीय जो विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट का है। तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट है। देखो, इससे आगे अपन बात करें तो राजस्थान के पूर्व व पश्चिमी किनारों पर सूर्य दिखाई देने में समय का अंतर जो है ना 35 मिनट 8 सेकंड का है। देखो, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी जो किनारे हैं, पूर्वी और पश्चिमी जो किनारे हैं, उस पर सूर्य के दिखाई देने में जो समय का अंतर कितना है? तो 35 डिग्री 8 सेकंड का है। तो देखो, यहाँ पे अपन बात करते हैं। देखो, एक देशांतर पर 4 मिनट और 1 मिनट पर 4 सेकंड का अंतर होता है। एक देशांतर पर तो कितना? 4 मिनट का, और 1 डिग्री देशांतर पे और 1 मिनट देशांतर पे 4 सेकंड का अंतर होता है। तो अपना तो 8 मिनट है, 8 डिग्री है, तो 8 चौक 32, तो 32 तो मिनट हो गए। और देखो 47 मिनट है ये ना, तो इसको 4 सेकंड लगता है 1 मिनट में देशांतर, 1 मिनट देशांतर में 4 सेकंड का समय लगता है, तो 188 सेकंड हो गए। तो दोनों को जब मिलाते हैं तो 35 मिनट 8 सेकंड का जो ये समय लगता है। कितना समय लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड का। रेखा जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। देखो, तो कर्क रेखा जो है ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। और 21 जून को जो है ना कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें वो लगभग सीधी पड़ती हैं। इसके आगे अपन बात करें तो देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। तो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई का जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 में पूछा गया था। तो राजस्थान की उत्तर दक्षिण जो लंबाई है 826 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो अंतर कितने का हो गया? 43 किलोमीटर का हो गया। अगर देखो यहाँ पे अपन बात करें तो विश्व के अन्य देशों से राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करें तो लगभग समान तो किसके हैं? देखो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, देखो नॉर्वे हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और जापान, इनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इनके क्षेत्रफल के बराबर है। कौन कौन से? नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, इनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। जबकि जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है राजस्थान, चेक गणराज्य से 3 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, भूटान से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। देखो, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है राजस्थान, चेक गणराज्य से 3 गुना बड़ा है राजस्थान, नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है राजस्थान। जबकि इजराइल से 17 गुना बड़ा है। जबकि राजस्थान जो है इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। देखो, आगे अपन बात करते हैं। तो राजस्थान की कुल स्थलीय जो सीमा की जो लंबाई है 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें 1070 किलोमीटर तो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि 4850 किलोमीटर क्या है?
अंतर्राज्यीय सीमा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ये पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर राजस्थान के 5 ज़िले हैं और पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत के 9 ज़िले स्थित हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर राजस्थान के सीमा पर कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के 9 ज़िले इन 5 ज़िलों से लगते हैं। देखो आगे अपन बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर में हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से शुरू होकर बीकानेर जैसलमेर जिलों की पश्चिमी सीमा बनाते हुए बाड़मेर जिले के बाखासर या भाल गांव तक 1070 किलोमीटर। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर में हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर बीकानेर जैसलमेर को जिले की पश्चिमी सीमा बनाते हुए बाड़मेर जिले के बाखासर या भाल गांव तक 1070 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद में जिलेवार अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कैसे है, जिलेवार अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पहले की स्थिति। देखो जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर, उसके बाद बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर, तीसरा है गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर और चौथा है बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। तो देखो जैसलमेर के साथ कितनी लगती है, 464, जहाँ बाड़मेर के साथ 228, गंगानगर के साथ 210 और बीकानेर के साथ सबसे कम 168 किलोमीटर लगती है। देखो आगे अपन बात करें तो नवगठित जिलों के अनुसार वर्तमान में फलोदी को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 5। नवगठित जिलों के अनुसार वर्तमान में फलोदी को शामिल कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या कितनी है, 5। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर और सबसे दूर है बीकानेर। जैसे बॉर्डर के पास में सबसे नज़दीक कौन सा जिला मुख्यालय है, तो आप कहोगे गंगानगर, और सबसे दूर कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर जो है ना बॉर्डर से सबसे दूर है। स्टेट वाइज देखते हैं कि किसके साथ कौन कौन से ज़िलों की सीमा लगती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पंजाब के साथ। देखो पंजाब के साथ है ना 2 ज़िलों की सीमा लगती है, एक तो गंगानगर, श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, 2 ज़िलों की सीमा लगती है। और पंजाब के साथ सीमा कितनी है, 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ सीमा कितनी है, 89 किलोमीटर, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। अब अपन बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ 5 ज़िलों की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। अब 5 ज़िले कौन कौन से हैं, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, गंगानगर 1, बीकानेर 2, फलोदी 3, जैसलमेर 4 और इसके बाद में 5वां जो ज़िला है वो है बाड़मेर 5। तो 5 ज़िलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। जबकि अपन बात करें गुजरात की, तो गुजरात के साथ देखो, गुजरात के साथ राजस्थान की जो सीमा की जो लंबाई लगती है, गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर सीमा लगती है और 6 ज़िलों के कितने ज़िलों के साथ लगती है, 6 ज़िलों के साथ। अब 6 ज़िले कौन कौन से हैं, बाड़मेर 1, जालौर 2, सिरोही 3, उदयपुर 4। देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो बाड़मेर 1, जालौर 2, सिरोही 3, उदयपुर 4, डूंगरपुर 5, बांसवाड़ा 6। तो 6 ज़िलों की सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1022 किलोमीटर, ये गुजरात से लगती है और 6 ज़िलों की लगती है। तो यहाँ पे आपने देखा। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसके बाद में एमपी के साथ है ना 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर और 10 ज़िलों के साथ लगती है। कितने ज़िलों के साथ, 10 ज़िलों के साथ एमपी और 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब वो 1600 किलोमीटर है वो कैसे, कौन कौन से 10 ज़िले हैं। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट होते हैं बांसवाड़ा से 1, प्रतापगढ़ 2,
चित्तौड़गढ़ 3, इसके बाद में देखो चित्तौड़गढ़ 3, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं भीलवाड़ा 4, बूंदी तो नहीं लगती, कोटा 5, झालावाड़ 6, 12 7। फिर इसके बाद में देखो एमपी के साथ सवाई माधोपुर 8, करौली 9 और धौलपुर 10। तो ये 10 ज़िले हैं जो एमपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है, बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है? करौली तक, धौलपुर तक। इसके बाद में अगर अपन बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो देखो अपन देखते हैं 3 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले? 3 ज़िले। और कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। 3 ज़िले 877 किलोमीटर यूपी के साथ। अब 3 ज़िले कौन कौन से होंगे? देखो 3 ज़िले, पहला डीग 1, भरतपुर 2 और धौलपुर 3। डीग, भरतपुर, धौलपुर, ये 3 ज़िले सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा से राजस्थान के 8 ज़िले सीमा बनाते हैं। 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं हरियाणा के 4 ज़िले। राजस्थान के 8 ज़िले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ। यहाँ से हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, कोटपुतली बहरोड 5, खैरतल तिजारा 6 और अलवर 7 और डीग 8। तो 8 ज़िले जो हैं वो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। 1262 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई। अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमाओं की, है ना। तो अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर, जिसमें 5 राज्य आते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। देखो अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है कितनी है? 4850 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों के साथ लगती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से। अब देखो 4850 आपको ध्यान रखना है, 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है और 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। सबसे कम जो सीमा लगती है वो पंजाब के साथ लगती है, 89 किलोमीटर की। 2 ज़िले बनाते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िलों। देखो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले, 2 ज़िले पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। जबकि हरियाणा से बात की जाए तो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर, डीग, 8 ज़िले हैं। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की। 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ, जिसमें हनुमानगढ़ से स्टार्ट होती है और डीग पे ख़त्म होती है। तो हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर, डीग, ये 8 ज़िले सीमा बनाते हैं। देखो इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश के साथ, है ना, 877 किलोमीटर सीमा लगती है और 3 ज़िले हैं। डीग से स्टार्ट होती है धौलपुर तक, डीग, भरतपुर, धौलपुर, 3 ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कितने किलोमीटर की? मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। और स्टार्ट कहाँ से होती है? भरतपुर से करौली, करौली से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से कोटा, कोटा से बारा से झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, 10 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश के साथ सीमा कितनी? 1600 किलोमीटर है। धौलपुर से स्टार्ट होती है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, देखो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी नहीं लगा, देखो कोटा, बारा, झालावाड़, लेकिन बूंदी एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता है। भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 10 ज़िले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं 1600 किलोमीटर की। जबकि लास्ट में बात करें तो गुजरात के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर सीमा गुजरात से लगती है, जिसमें बांसवाड़ा से स्टार्ट होती है, बांसवाड़ा से डूंगरपुर, डूंगरपुर से उदयपुर, उदयपुर से सिरोही, सिरोही से जालोर, जालोर से बाड़मेर। 6 ज़िले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। 6 ज़िले कौन से? देखो वागड़ के हो गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही,
जालोर और बाड़मेर, ये 6 ज़िले हैं ना गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कुल 25 ज़िले हैं। अंतर्राज्यीय जो सीमा है इस पर राजस्थान के कुल कितने ज़िले हैं? 25 ज़िले हैं। देखो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो झालावाड़ ज़िले की है, जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। देखो अंतर्राज्यीय जो सीमा है उस पर राजस्थान के कुल कितने ज़िले हैं? 25 ज़िले हैं। 25 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है कौन बनाता है? झालावाड़ बनाता है। किससे बनाता है? MP के साथ बनाता है। इसके बाद में अगर बात करें सबसे कम अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो बाड़मेर ज़िले की है, जो गुजरात से बनाता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है बाड़मेर। तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है। किससे बनाता है? गुजरात से बनाता है। देखो 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले, मतलब 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ जो है ये पंजाब से, हरियाणा से, दोनों से सीमा बनाता है। 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जो डीग जो है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। डीग जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। जबकि धौलपुर जो है ना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दोनों से सीमा बनाता है। जबकि बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ तो पंजाब हरियाणा से, डीग जो है ना हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से सीमा बनाते हैं। इसके बाद में आगे बात की जाए, देखो आगे बात की जाए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है? 2। तो वो 2 ज़िले कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। देखो गंगानगर और बाड़मेर 2 एकमात्र ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या। मतलब ऐसे ज़िले कितने हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा बनाते हैं? तो वैसे 3 ज़िले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर। जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर जो है ना ये ऐसे ज़िले हैं जो केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, देखो अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्यीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है? 28 है। या कह सकते हैं बॉर्डर स्टेट कितने हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या इंटर स्टेट बॉर्डर हो। तो अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है? तो आपको हो गए 28। देखो इसके बाद में आगे बात करें अंतर्राज्यीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले अर्थात आंतरिक ज़िलों की संख्या कितनी है? 13। देखो 28 तो हो गए अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय ज़िले, प्लस 13 करेंगे तो 41 हो जाएंगे टोटल। तो आंतरिक ज़िले कितने हैं? तो 13 हैं। अब 13 आंतरिक ज़िले कौन कौन से हैं? पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालोतरा, सलूम्बर, डीडवाना, कुचामन। देखो पाली हो गया, राजसमंद हो गया, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, दौसा हो गया, जयपुर हो गया, ब्यावर हो गया, बालोतरा हो गया, सलूम्बर हो गया और जो डीडवाना, कुचामन। तो 13 ज़िले ऐसे हैं जो आंतरिक ज़िले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से अपन बात करते हैं 26वां जो ज़िला था जी, अपन यहाँ पे देखते हैं राजस्थान के ज़िलों के गठन के बारे में। सबसे पहले 26वां जो ज़िला है वो अजमेर था। 1 नवंबर 1956 को ये बना 26वां ज़िला। तो देखो 26वां ज़िला अजमेर 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद में देखो 27वां जो ज़िला है, देखो 27वां जो ज़िला है, 27वां ज़िला जो है 27वां ज़िला धौलपुर को बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग करके, है ना। 27वां ज़िला किसको बनाया गया? धौलपुर को बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग करके। इसके बाद में नेक्स्ट जो ज़िला आता है वो है 12। देखो ये 3 ज़िले एक साथ बनते हैं, 3 ज़िले एक साथ बनते हैं 10 अप्रैल 1991 को। देखो 3 ज़िले एक साथ बनते हैं, देखो 28वां, 29वां, 30वां ज़िले जो हैं 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। 28वां बनता है 12, 29वां बनता है दौसा और 30वां बनता है राजसमंद।
28, 12, 29 दौसा और राजसमंद। 12, दौसा, राजसमंद 3 एक साथ जिले बनते हैं 10 अप्रैल 1991 को। 12 तो कोटा से अलग किया गया, दौसा जयपुर से अलग किया गया और राजसमंद उदयपुर से अलग किया गया 10 अप्रैल 1991 को। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं इसके बाद में 31 देखो राजसमंद हो गया। इसके बाद 31वां जो जिला बनता है हनुमानगढ़ बनता है 12 जुलाई 1994 को, श्रीगंगानगर से अलग करके, है ना। देखो 31वां जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ बनता है 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ से अलग करके। उसके बाद में 32वां जो जिला है 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करके करौली को बनाया जाता है। 32वां जिला कौन सा है, करौली, 19 जुलाई 1997 को, है ना, सवाई माधोपुर से अलग करके, है ना। उसके बाद में 33वां जो जिला है वो प्रतापगढ़ को बनाया जाता है। 33वां जिला किसको बनाया जाता है, प्रतापगढ़ को, 26 जनवरी 2008 को उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से। देखो 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया जाता है 26 जनवरी 2008 को उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से अलग करके। अब देखो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, नोट डाल के लिखा हुआ है। देखो राजस्थान सरकार के कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार नवगठित 8 जिले फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सलुम्बर है। इन जिलों के गठन के बाद वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। देखो राजस्थान सरकार के कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार नवगठित जो 8 जिले हैं फलोदी है, बालोतरा है, कोटपुतली, बहरोड है, खैरतल, तिजारा है, ब्यावर है, डीग है, डीडवाना, कुचामन है, सलुम्बर है। इन जिलों के गठन के साथ वर्तमान में 7 तो संभाग और 41 जिले हैं। देखिए राजस्थान के संभाग और उनमें सम्मिलित जिले। देखो सबसे पहले जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा और झुंझुनू। देखो जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर और कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा, ये 7 जिले जयपुर संभाग में आते हैं। इसके अलावा जोधपुर संभाग की बात की जाए तो जोधपुर संभाग में देखो 8 जिले आते हैं, जयपुर, जोधपुर, फलोदी, जालोर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही और जैसलमेर। जोधपुर संभाग में जोधपुर, फलोदी, जालोर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही और जैसलमेर। इसके अलावा भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये भरतपुर संभाग में आते हैं। अजमेर संभाग की बात करें तो भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर और ब्यावर जो हैं अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में कौन से 6 जिले कौन से आते हैं, भीलवाड़ा है, देखो भीलवाड़ा है, टोंक है, भीलवाड़ा है, टोंक है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, अजमेर है और ब्यावर है, ये अजमेर संभाग में आते हैं। इसके बाद में कोटा संभाग में 4 जिले आते थे, पहले भी 4 ही आते थे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये कोटा संभाग में 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। देखो ये चूरू जो है ना बीकानेर संभाग में आता है, वैसे शेखावाटी में आता है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये 4 जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। इसके अलावा उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। देखो उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ ये जो 7 जो जिले हैं ये उदयपुर संभाग में आते हैं। देखो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित नाम। देखो राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं और उनके क्या क्या प्रचलित नाम हैं उनके अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हैं भोमट। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं भोमट। देखो भोमट क्या है, भोमट डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको भोमट बोलते हैं। एक तो डूंगरपुर हो गया, पूर्वी सिरोही हो गया, उदयपुर जिले का जो अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, भोमट बोलते हैं। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती किसे बोलते हैं, हाड़ौती। देखो हाड़ौती तो देखो कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी जो है ना
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसको अपन हाड़ौती बोलते हैं। वागड़ किसको बोलते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है उसको वागड़ बोलते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वागड़ बोलते हैं। इसके बाद में अबूर्दिया चंद्रावती किसको बोलते हैं? अब आबू पर्वत व इस पे आसपास का जो क्षेत्र है ना उसको अबूर्दिया चंद्रावती बोलते हैं। आबू पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अबूर्दिया चंद्रावती बोलते हैं। इसके बाद में बांगड़, बांगड़ या बांगर, देखो पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग। पाली हो गया, नागौर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू का जो कुछ भाग है उसको क्या बोलते हैं? बांगड़ बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। इसके बाद में मेवड़ क्या है? मेवड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है उसको मेवड़ बोलते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग है उसको क्या बोलते हैं? मेवड़ बोलते हैं। इसके बाद में गोड़वाड़, गोड़वाड़, देखो गोड़वाड़ किसे बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालौर और पश्चिमी सिरोही को क्या बोलते हैं? गोड़वाड़ बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालौर और पश्चिमी जो सिरोही है उसको क्या बोलते हैं? गोड़वाड़ बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थड़ी। थड़ी किसे बोलते हैं? बीकानेर, चूरू का अधिकांश जो भाग उसको थड़ी बोलते हैं। बीकानेर और चूरू का जो अधिकांश जो भाग उसको थड़ी बोलते हैं। इसके बाद में मालव क्या है? मालव, मालव क्या है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मालव। इसके बाद में मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्या? अजमेर, राजसमंद और दिवेर जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मेरवाड़ा। अजमेर, राजसमंद और दिवेर जो क्षेत्र है उसको मेरवाड़ा बोलते हैं। इसके बाद में अही छतरपुर, अही छतरपुर किसे कहते हैं? नागौर को। अही छतरपुर किसको कहते हैं? नागौर को अही छतरपुर कहा जाता है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जांगल प्रदेश। बीकानेर व जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उसको जांगल प्रदेश बोलते हैं। जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश बोलते हैं, है ना। इसके बाद में योद्धेय क्या है? योद्धेय, योद्धेय हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको योद्धेय बोलते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको योद्धेय बोला जाता है। इसके बाद में सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन किसको कहा जाता है? सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो है ना इसको सूरसेन कहा जाता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली इसको सूरसेन कहा जाता है। इसके देखो इसके बाद में है, देखो शेखावाटी क्या है? शेखावाटी सीकर, चूरू, झुंझुनू को आनंद शेखावाटी कहा जाता है। तोरावाटी क्या है? सीकर, झुंझुनू और जयपुर का जो क्षेत्र है उसको सीकर, झुंझुनू और जयपुर। सीकर, चूरू, झुंझुनू को शेखावाटी, तोरावाटी का सीकर, झुंझुनू और जयपुर। इसके बाद में गुजरातरा, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको गुजरातरा प्रदेश कहा जाता है। मेरू प्रदेश क्या है? अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है उसको मेरू प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद में कुरु, कुरु प्रदेश क्या है? कुरु क्या है? अरावली का अलवर का जो उत्तरी भाग है उसको अपन कुरु कहते हैं। अरावली का अलवर का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहते हैं? कुरु कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ढूंढाड़, देखो नेक्स्ट है ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्या है? जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। मांड, मांड किसे कहते हैं? जैसलमेर जो है ना उसको अपन मांड क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा खेरा या माल खेराड़, खेराड़ा या माल खेराड़ किसे कहते हैं? भीलवाड़ा की जहाजपुर जो तहसील है, भीलवाड़ा विशेषकर जहाजपुर जो तहसील है उसको खेराड़ा या माल खेराड़ कहा जाता है। सीवी या मेदपाट किसे कहते हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है उसको सीवी या मेदपाट कहा जाता है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है उसको सीवी या मेदपाट कहा जाता है। राजस्थान के भौतिक विशेषताएं, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं एवं प्रमुख भू आकृतिक विभाग। राजस्थान की भौतिक विशेषताएं और प्रमुख भू आकृतिक जो विशेषताएं उन पर अपन चर्चा करते हैं। देखो राजस्थान को वीसी मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जो है पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिणी पूर्वी कृषि और चंबल बीहड़ प्रदेश। तो राजस्थान को है ना वीसी मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है जो है पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिणी पूर्वी कृषि और चंबल बीहड़ प्रदेश। इसके बाद में आकर बात करते हैं राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M.
1936 और 53 में प्रस्तुत किया। तो राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानों का जो आधारभूत जो वर्णन है A.M. हेरोन ने 1936 और 53 में प्रस्तुत किया। राजस्थान को सामान्यतः 4 प्रमुख भौतिक विभागों में और 12 उप विभागों में विभाजित किया गया। राजस्थान जो है ना, इसको लगभग सामान्यतः ना 4 तो भौतिक विभागों में और 12 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। अब 4 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, ये आपकी आंखों के सामने हैं। एक भौतिक विभाग है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो 4 जो भौतिक विभाग हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 61.11% है। लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो उत्पत्ति होती है वो टेथीस सागर से हुई है। यहाँ की जलवायु शुष्क, अर्ध शुष्क और विषम जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। मृदा यहाँ पे रेतीली, बलऊ या एरिडिसोल और एंटीसोल मृदा यहाँ पे पाई जाती है। वो रेतीली कह सकते हैं, बलऊ कह सकते हैं, या वैसे आधुनिक वर्गीकरण देखें तो एरिडिसोल, एंटीसोल मृदा इधर पाई जाती है। और वर्षा होती है 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। इसके बाद में देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या 40%, टेथीस सागर के स्थान पे इसकी उत्पत्ति हुई है। जलवायु कैसी है, शुष्क है, अर्ध शुष्क है और विषम जलवायु है। यहाँ पे मृदा है रेतीली, बलुई या एरिडिसोल और एंटीसोल है। 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है। क्षेत्रफल है 9% राजस्थान के, जनसंख्या यहाँ पे 10%। और जो अरावली मध्यवर्ती अरावली जो प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गोंडवाना लैंड से। यहाँ पे जलवायु उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है भूरी, लाल, कंकरीली, जिसको इनसेप्टिसोल कहा जाता है। और 50 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश। देखो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, एरिया 9%, जनसंख्या 10%, उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, भूरी, लाल, कंकरीली मिट्टी या इनसेप्टिसोल मृदा यहाँ पे पाई जाती है। और 50 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होती है। इसके बाद में आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ का क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39% यहाँ पे निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति टेथीस सागर से हुई है। जलवायु आर्द्र है, मिट्टी जलोढ़ या दोमट है, जिसको एल्फीसोल मृदा कहते हैं। इसके अलावा 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश 23%, राजस्थान के क्षेत्रफल का 23%, जनसंख्या 39% यहाँ पे निवास करती है राजस्थान की। टेथीस सागर के स्थान पे इसकी उत्पत्ति हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु आर्द्र है, मिट्टी एल्फीसोल या जलोढ़ दोमट मृदा यहाँ पे पाई जाती है। 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, नेक्स्ट जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पे जनसंख्या जो निवास करती है 6.89% रहती है। देखो 6.89% है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, लेकिन यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गोंडवाना लैंड से। यहाँ पे जलवायु कैसी है, अति आर्द्र जलवायु है। काली मृदा या वर्टिसोल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे बारिश होती है 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो अरावली व हाड़ौती का पठार, अरावली व हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली और हाड़ौती का जो पठार है भारत का जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका हिस्सा है। मरुस्थल तथा उत्तर पूर्व का मैदान भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। देखो आपसे कह दें कि अरावली और हाड़ौती का जो पठार है भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका हिस्सा है। मरुस्थल और उत्तर का जो मैदान है भारत के उत्तर के विशाल मैदान का क्या है, हिस्सा है। देखिए सबसे पहले ना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है या थार मरुस्थल है, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये सारे ज़िले इसमें आते हैं। अब कौन कौन से ज़िले के करके अपन देखते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही का पश्चिमी भाग। देखो जो जो अरावली के पश्चिम में आते हैं ना सारे हैं। कौन कौन से, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर।
बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन और सिरोही जो है ना, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। अब मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, इसमें हो गया सिरोही, हो गया उदयपुर, हो गया सलूम्बर का पश्चिम भाग, हो गया डूंगरपुर, हो गया प्रतापगढ़, हो गया चित्तौड़गढ़, हो गया भीलवाड़ा, हो गया इसके अलावा राजसमंद, हो गया अजमेर, हो गया ब्यावर, हो गया जयपुर, हो गया दौसा, हो गया सीकर, हो गया झुंझुनू, हो गया कोटपुतली बहरोड, हो गया अलवर, हो गया और खैरतल तिजारा। ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में आते हैं। देखो सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर का पश्चिम भाग, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खैरतल तिजारा, तो ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में आते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें जयपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, डीग हो गया, धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बूंदी, राजसमंद का दक्षिणी पूर्वी भाग। तो देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जयपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, डीग हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, दौसा हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बूंदी और राजसमंद का जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको अपन हाड़ौती प्रदेश भी बोलते हैं। देखो इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ का कुछ भाग, करौली, सवाई माधोपुर व धौलपुर का कुछ भाग। देखो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ ये तो आता ही आता है। इसके साथ चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के कुछ भाग हैं, करौली और सवाई माधोपुर और धौलपुर का भी कुछ भाग इसमें आता है। अब देखो सबसे पहले अपन ने जिले वाइज ये क्लासिफिकेशन देख लिया। अब यहाँ पे अपन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको यहाँ पे देखते हैं। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, जिसके स्थान पर 7 करोड़ वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल में टेथी सागर का विस्तार था। देखो राजस्थान के उत्तर जो पश्चिम भाग है यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, जिसके स्थान पे 7 करोड़ वर्ष पहले जो ना जैसे मीसोजोइक जो काल है उसमें टेथी सागर का यहाँ पे विस्तार था। देखो आगे अपन बात करते हैं कालांतर में टेथी सागर के स्थान पर इस मरुस्थलीय प्रदेश का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों को टेथी सागर का अवशेष मानी जाती है। देखो टेथी सागर के स्थान पर इस मरुस्थलीय प्रदेश का क्या होता है, आगे चल के निर्माण होता है। और मरुस्थल में पाई जाने वाली जो खारे पानी की जो झीलें हैं उनको टेथी सागर का अवशेष ही माना जाता है। देखो इस मरुस्थल में तीन प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। ये जो मरुस्थल है इसमें कितने प्रकार की विशेषता पाई जाती है, 3 प्रकार की। एक तो होता है हमादा। हमादा क्या है, कठोर चट्टानी जो मरुस्थल है जो जैसलमेर में पाया जाता है उसको हमादा कहते हैं। जबकि इर्ग क्या है, इर्ग है रेतीला जो मरुस्थल है। इर्ग क्या है, रेतीला मरुस्थल है। इर्ग या अर्ग क्या है, रेतीला मरुस्थल है। हमादा कठोर चट्टानी मरुस्थल है। रेग या सेरीर क्या है, मिश्रित मरुस्थल है। रेग या सेरीर क्या है, मिश्रित मरुस्थल। देखो हमादा कठोर चट्टानी, इर्ग क्या है, रेतीला मरुस्थल, और ये रेग या सेरीर क्या है, मिश्रित मरुस्थल, दोनों का मिक्सचर है। देखो मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखो मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है वो सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है। किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 3 समांतर पेटियों में मरुस्थलीय, बांगर और रोही में बांट सकते हैं। जो देखो सीधी सी बात है कि जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 3 समांतर पेटियों मरुस्थली, बांगर और रोही में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, विस्तृत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मरुस्थल में बालू का स्तूपों की अधिकता है
बांगर में रेतीली मिट्टी के मैदान, रोही में बाढ़ के मैदान हैं, जो अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों से बने हैं। देखो, मरुस्थल में तो बालुका और स्तूपों की अधिकता है, बांगर में रेतीली मिट्टी के मैदान हैं और रोही में बाढ़ के मैदान हैं, जो अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों से बने हैं। देखो, इसके आगे अपन बात करें तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो पूर्वी सीमा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित की जाती है तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को निम्न दो भागों में विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको नीचे दिए गए दो भागों में क्या करती है, विभक्त करती है। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर रही है। पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का मरुस्थलीय प्रदेश है। तो देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ना, शुष्क पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क बांगर जो प्रदेश है, इन दोनों को दो भाग में भागते हैं। मतलब मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश में बांटती है। जबकि जो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, ये जो शुष्क जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी क्या है, पूर्वी सीमा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो अरावली के समांतर गुजरती है, अरावली से होकर ना। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इधर तो पश्चिमी शुष्क रेतीला बालू में मैदान है। अब देखो अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसमें क्या क्या है, अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसमें क्या क्या है। अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसमें एक तो घग्गर का मैदान है ऊपर, इसके बाद में शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह का मैदान भी अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश में आता है। नागौरी उच्च भूमि भी अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश में आती है। इसके अलावा गोडवाड़ जो बेसिन है ये भी अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश में आता है। बालू में शुष्क मैदान या शुष्क रेतीला मैदान, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। जैसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ऐसे गुजर रही है तो इसके पश्चिम में जो जैसलमेर बाड़मेर जो अभी बताया था आपको, इसके पश्चिम में स्थित है, उसको बोलते हैं बालू में शुष्क मैदान। तो देखो आगे अपन बात करते हैं, अर्थात इसकी पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित की जाती है और इसकी जो औसत ऊंचाई जो होती है ना 300 मीटर है। देखो बालू का जो शुष्क मैदान है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में है। तो ऐसे कह सकते हैं कि पूर्वी जो सीमा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित की जाती है। या ऐसे कह सकते, हाँ इतनी बात हो गई। इसके बाद में बालू का शुष्क जो मैदान है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे 300 मीटर है। अब देखो बालू में शुष्क जो मैदान है इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, इसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू जिले के पश्चिम भाग शामिल हैं। बालू में शुष्क जो मैदान है इसमें जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर और चूरू जिले के जो पश्चिम भाग हो इसमें शामिल हैं। इससे आगे अपन बात करते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। देखो एक तो बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, बीकानेर में जो रेतीला जो मरुस्थलीय भाग है उसी को ही भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ रेतीले टीले को, यहाँ पे जो रेतीले जो टीले हैं उसको स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है, जिनके मध्य ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बने चट्टानी भूभाग भी हैं। देखो यहाँ पे रेतीले जो टीले हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धोरे कहा जाता है। और जिनके मध्य में ग्रेनाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर से बने चट्टानी भूभाग हैं, है ना। इससे आगे अपन बात करते हैं जैसलमेर के उत्तर व पोखरण के दक्षिण में बालूका पत्थरों से निर्मित शुष्क मैदान रण कहलाते हैं। जैसलमेर के तो उत्तर में और पोखरण के दक्षिण में जो बालूका जो पत्थर है उनसे निर्मित जो शुष्क मैदान उसको क्या कहते हैं, रण कहलाते हैं। देखो आगे अपन बात करते हैं बालूका स्तूपों की दोनों भुजाओं के मध्य वायु की रगड़ से बने गर्तनुमा भाग को जो जल भरने से विशिष्ट अस्थायी लवणीय झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसको स्थानीय भाषा में ढांड या थड़ी कहा जाता है। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं बालूका स्तूपों की दोनों भुजाओं के मध्य, जब बालूका स्तूप है ना उसकी दोनों भुजाओं के मध्य
वायु की रगड़ से गर्तनुमा जो भाग जो है, जो जल भरने से एक विशिष्ट अस्थायी लवणीय झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसके स्थानीय भाषा में ढांड या थड़ी कहा जाता है। देखो आगे अपन बात करते हैं, जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पाई जाने वाली अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं। भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। यहाँ जैसलमेर के चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। देखो जैसलमेर के जो लाठी जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाने वाली जो अवसादी चट्टानें हैं, वहाँ पे भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं जो वैदिक कालीन जो सरस्वती जो नदी है उसके अवशेष उसको माना जाता है। यहाँ जैसलमेर के चांदन जो नलकूप है उसको क्या कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है। यहाँ अवस्थित टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में प्राकृतिक तेल व गैस के भंडार पाए जाते हैं। ये जो बालूका स्तूप मुक्त जो प्रदेश है, यह जो क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर का, ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है। यहाँ पे अवसादी अवस्थित टर्सरी काल की अवसादी जो चट्टानें हैं वहाँ से प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार पाए जाते हैं। देखो आगे अपन बात करते हैं जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बाप बोल्डर्स पर हिमानी घर्षण के अवशेष हैं जो कार्बोनिफेरस पर्मियन काल के हैं। देखो जोधपुर के जो बाप क्षेत्र हैं वहाँ पे बाप बोल्डर पर हिमानी घर्षण के अवशेष मिले हैं जो कौन से काल के हैं, कार्बोनिफेरस पर्मियन काल के हैं। देखो जिसका जो काल है 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व काल के है ना। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं भादुरा बालुकाश्म। देखो भादुरा जो बालुकाश्म है, ये बालुकाश्म बाप व भादुरा के आसपास के क्षेत्र में जीवाश्म युक्त बालुकाश्म है जिसका निर्माण सामुद्रिक अवस्था में कार्बोनिफेरस पर्मियन काल में हुआ। देखो भादुरा बालुकाश्म जो है ना, ये बालुकाश्म जो है ना बाप और भादुरा के आसपास के क्षेत्रों में जीवाश्म युक्त बालुकाश्म है जिसका जो निर्माण है सामुद्रिक अवस्था में कार्बोनिफेरस पर्मियन काल में हुआ। जिसका निर्माण कैसे हुआ, सामुद्रिक अवस्था में कार्बोनिफेरस पर्मियन काल में इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में आगे बात करते हैं हमादा मरुस्थलीय या कठोर चट्टानी मरुस्थल प्रदेश की शैलें जुरासिक, क्रिटेशियस या व इयोसिन भूगर्भिक काल की मानी जाती हैं। देखो हमादा जो मरुस्थल है जिसको कठोर चट्टानी मरुस्थल है, इस प्रदेश की जो शैलें हैं चट्टानें हैं वो जुरासिक, क्रिटेशियस व इयोसिन भूगर्भिक काल की मानी जाती है। इसके बाद में जैसलमेर के आकल व भ्रमसर में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल पार्क है जिसमें जुरासिक काल के वानस्पतिक जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो जैसलमेर के आकल व भ्रमसर में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल पार्क है जिसमें जुरासिक काल के वानस्पतिक जीवाश्म पाए जाते हैं 18 करोड़ वर्ष पहले के, है ना। देखो इसके बाद में इससे आगे अपन बात करें, देखो राजस्थान के जैसलमेर जीएसआई व आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर जेठवाई क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा भारत के थार का डायनासोर थारोसोरस नाम दिया गया है। देखो राजस्थान के जैसलमेर में जीएसआई और आईआईटी रुड़की के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जैसलमेर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर जेठवाई जो क्षेत्र है वहाँ पे दुनिया का सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा भारत के थार का डायनासोर या थारोसोरस नाम दिया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं वैज्ञानिकों द्वारा इन जीवाश्मों की आयु है ना 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों की आयु कितनी करोड़ वर्ष पूर्व मानी है, 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व मानी है। इसके आगे अपन बात करें इन डायनासोर की प्रजातियों का रंग भूरा होता था तथा ये बड़े बड़े शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देते थे। ये जो डायनासोर की प्रजातियां हैं इनका रंग कैसा होता था, भूरा होता था और ये छोटे बड़े शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देते थे। आगे अपन बात करें वैज्ञानिकों के अनुसार जैसलमेर का यह क्षेत्र डायनासोर बेसिन हो सकता है जो
कच्छ बेसिन का सिस्टर बेसिन होगा। देखो जैसलमेर का जो ये क्षेत्र है ना, डायनासोर बेसिन हो सकता है, जो कच्छ बेसिन का क्या होगा, सिस्टर बेसिन होगा। इसके बाद में अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है उसकी अपन बात करते हैं। अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश यह अरावली के पश्चिम में बालूमय शुष्क मैदान के पूर्व में स्थित है। देखो अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है ये अरावली के तो पश्चिम में, वह बालूमय जो शुष्क मैदान है इसके पूर्व में स्थित है। अब देखो जो अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसकी पश्चिमी सीमा तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और पूर्वी सीमा जो है ना 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। देखो अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसकी पश्चिमी जो सीमा है तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा और पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित की जाती है। और अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है कितनी है, 450 मीटर है। देखो आगे अपन बात करते हैं। इस अर्ध शुष्क बांगर मैदान को 4 उपभागों में बांटा गया है। ये दो अर्ध शुष्क जो बांगर जो प्रदेश है इसको कितने उपभागों में बांटा गया है, 4 में। तो पहला उपभाग है घग्गर का मैदान। पहला उपभाग क्या है, घग्गर का मैदान। यह है गंगानगर और हनुमानगढ़। देखो घग्गर का जो मैदान है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, जिसका निर्माण अंतः स्थलीय प्रवाह नदी घग्गर नदी की बाढ़ों द्वारा किया गया है। इस क्षेत्र में घग्गर नदी के अपवाह को नाली कहा जाता है। इस क्षेत्र में घग्गर नदी का जो अपवाह उसको क्या कहा जाता है, नाली। तो घग्गर का जो मैदान है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित उपजाऊ जो जलोढ़ मैदान है उसको घग्गर का मैदान कहते हैं। इसका निर्माण अंतः स्थलीय प्रवाह वाली नदी घग्गर नदी की बाढ़ों से इसका निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर से सिंचाई के कारण जलाधिक्य या सेम व क्षारीयता की समस्या बढ़ गई है एवं पारिस्थितिकी बदलाव आया है। ये जो क्षेत्र है इसमें इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर से सिंचाई के कारण है ना जलाधिक्य, जिसको सेम कहते हैं, और क्षारीयता की जो समस्या है वो बढ़ गई है एवं पारिस्थितिकी के बदलाव आया है। देखो इससे आगे अपन बात करें शेखावाटी का आंतरिक अपवाह का मैदान। शेखावाटी का आंतरिक अपवाह का मैदान, देखो इसे बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है 450 मीटर है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखो शेखावाटी का आंतरिक अपवाह मैदान ये अर्धशुष्क जो बांगड़ प्रदेश है इसका दूसरा भाग है। इसको बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है और पूर्वी जो सीमा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इसके अंतर्गत सीकर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, डीडोना, कुचामन जिले का उत्तरी भाग आता है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कुछ दूरी तक बहकर लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र के अंतर्गत है ना सीकर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, डीडवाना, कुचामन जिले का उत्तरी भाग इसमें आता है। इस क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं कुछ दूरी पर जाकर क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। देखो इसके आगे बात करें कांतली इस क्षेत्र की सबसे लंबी कांतली इस क्षेत्र की सबसे लंबी आंतरिक अपवाह प्रवाह की नदी है। देखो कांतली जो नदी है वो शेखावाटी जो प्रदेश है इस क्षेत्र की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की क्या है, नदी है। इससे आगे अपन बात करें, देखो यहाँ पे यहाँ की अन्य आंतरिक प्रवाह की जो नदी मेढा, यहाँ की अन्य आंतरिक प्रवाह की कांतली कहता हूँ, यहाँ पे मेढा नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। यहाँ बरखान टीले अधिक मिलते हैं। देखो शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे मेढा अन्य आंतरिक प्रवाह की नदी है और बरखान टीले शेखावाटी क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। देखो इस क्षेत्र में जल संग्रहण हेतु जोहड़, नाडा या कुआं पद्धति प्रचलित है। शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें जल संग्रहण के लिए जोहड़ हो गया, नाडा हो गया, कुआं जो पद्धति है वो यहाँ पे प्रचलित है। देखो यहाँ बालूका स्तूपों के बीच वर्षा जल एकत्रित हो जाता है जिसे सर या सरोवर कहते हैं।
जसूसर, सालीसर, मलसीसर आदि इसके उदाहरण हैं। देखो जो शेखावटी जो क्षेत्र है, शेखावटी का आंतरिक प्रवाह जो क्षेत्र है, इसमें बालू का स्तूपों के बीच में है ना वर्षा जल क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसे सर या सरोवर कहते हैं। जैसे जसूसर हो गया, सालीसर हो गया, मलसीसर हो गया ना। इसके बाद में नागौरी उच्च भूमि की बात करते हैं। तीसरा जो भाग है वो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी जो उच्च भूमि है इसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। यह प्रदेश मुख्यतः नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में विस्तृत है। नागौरी जो उच्च भूमि है इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 300 से लेकर 500 मीटर है। देखो यह आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आता है। ये भी जो है ना आंतरिक अपवाह की श्रेणी में आता है। देखो नागौरी जो उच्च भूमि है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, नागौर हो गया, डीडवाना, कुचामन हो गया, अजमेर हो गया। इसके अंतर्गत नागौर जिले के समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 300 से लेकर 500 मीटर है और ये आंतरिक अपवाह की श्रेणी में ही आता है। देखो नागौरी यहाँ कुछ खारे पानी की पलायन झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांबर हो गया, डीडवाना हो गया। देखो सांबर हो गया, डीडवाना हो गया, डेगाना हो गया, कुचामन हो गया, नामा हो गया, ताल छापर हो गया, परिहारा हो गया, जैसे पड़ीहारा, चूरू। इन्हें टेथी सागर के अवशेष के रूप में माना जाता है। देखो नागौरी जो उच्च भूमि क्षेत्र है यहाँ पे कुछ खारे पानी की पलायन झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांबर, डीडवाना, डेगाना, कुचामन, नावा, ताल छापर, परिहारा या पड़ीहारा। इन्हें टेथी सागर के अवशेष के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट जो बेसिन है वो गोडवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन है। नेक्स्ट कौन सा बेसिन है, देखो नेक्स्ट कौन सा बेसिन है, गोडवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन है। इसे लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। इसको अपन लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। यह अर्ध शुष्क बांगर मैदान का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है ना। इसके अंतर्गत पाली, दक्षिणी नागौर, ब्यावर, जालोर, दक्षिणी जोधपुर, दक्षिणी बाड़मेर, बालोतरा और सिरोही जिले का कुछ भाग आता है। देखो यहाँ पे अपन बात करें गोडवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन, इसको लूणी जवाई बेसिन भी इसको कहा जाता है। अर्धशुष्क बांगर मैदान का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। अर्धशुष्क जो बांगर मैदान है उसका कौन सा भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है। इसका जो ढाल है उत्तर पूर्व से, मतलब उत्तर पूर्व ऐसे है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसके अंतर्गत पाली हो गया, दक्षिणी नागौर हो गया, ब्यावर हो गया, जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, दक्षिणी बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, ये इसमें आता है। इसके अलावा सिरोही जिले का कुछ भाग आता है। यह मैदान लूणी व उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से निर्मित है। जो लूणी बेसिन कह सकते हैं या गोडवाड़ बेसिन प्रदेश कह सकते हैं, लूणी और इसकी सहायक नदियों के बाढ़ से ये मैदान निर्मित हुआ है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोडवाड़ जो बेसिन या लूणी बेसिन। इस प्रदेश का जो उत्तरी भाग में सीमांकन थड़ी द्वारा और पूर्वी भाग में काला भूरा डूंगर पाली द्वारा किया जाता है। जो गोडवाड़ जो बेसिन है ना, इसके उत्तरी भाग का तो सीमांकन थड़ी के द्वारा और पूर्वी भाग का जो उत्तरी भाग का सीमांकन तो थड़ी के द्वारा और पूर्वी जो भाग है इसका सीमांकन काला भूरा डूंगर पाली के द्वारा किया जाता है। देखो आगे अपन बात करते हैं। इस प्रदेश का दक्षिणी पश्चिम भाग जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में और समुद्र तल से मात्र 50 मीटर ऊंचाई पर है। गोडवाड़ जो बेसिन है ना, इसका दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग ये जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में समुद्र तल से मात्र और मात्र 50 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। देखो इसलिए यहाँ लूणी व इसकी सहायक नदियाँ लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी, बांडी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसलिए जो जालोर के सांचौर क्षेत्र में है ना, यहाँ लूणी हो गई, इसकी सहायक जो नदियाँ हैं लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी, बांडी। लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी और बांडी ये लूणी की सहायक नदियाँ हैं। अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। देखो इन कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को नेहड़, नेडा या रेल कहा जाता है। ये जो कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, नेहड़, नेडा या रेल कहा जाता है। देखो इस क्षेत्र में पचपदरा बालोतरा खारे पानी की झील स्थित है और यहाँ कलीमा पहाड़, नरसिंहपुर पहाड़ व हिंगलाज का मकरा भी स्थित है। देखो गोडवाड़ जो बेसिन है इसमें पचपदरा बालोतरा में खारे पानी की झील स्थित है। यहाँ पे कलीमा पहाड़, नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकरा भी स्थित है। इसके बाद में आगे बात करें, इस प्रदेश में
दक्षिणी बाड़मेर के, देखो गोडवाड़ जो प्रदेश है इसके दक्षिणी बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में कुछ गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित हैं जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। देखो गोडवाड़ जो बेसिन है ना, इसके दक्षिण, इस प्रदेश के दक्षिण में बाड़मेर के जो सिवाना जो क्षेत्र है उसमें कुछ गोलाकार पहाड़ियाँ हैं जिसको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो पूछ सकता है 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस प्रदेश का भाग है, तो आप कहोगे गोडवाड़ प्रदेश का। देखो अन्य पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है जिसके समीप प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। देखो अन्य पहाड़ियों में नाकोड़ा पहाड़ी स्थित है जिसमें प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। देखो इसके आगे अपन बात करें, इस क्षेत्र में पचपदरा, संवरला और कपराना आदि खारे पानी की गर्त भी पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र इसमें पचपदरा, सनवरला और कपराना आदि खारे पानी के गर्त भी यहाँ पे पाए जाते हैं। देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी क्या है। तो राजस्थान के नागौर जिले और अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों के घुटने व हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, वह पीठ झुक जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। देखो बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी क्या है कि नागौर व अजमेर जिले के कुछ भागों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ के जो निवासियों के घुटने और हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, वह पीठ झुक जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको यहाँ पे देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सेवण, धामण, करंजन और अंजन आदि प्रमुख घासें हैं। आपसे पूछ ले कि सेवण, धामण, करड़ और अंजन क्या हैं, तो आप कहोगे ये घासें हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा कैर, आक, थोर, फोग, लाणा, आरणा आदि झाड़ियाँ व खेजड़ी, रोहिड़ा, कीकर और पीलू जिसको जाल बोलते हैं आदि प्रमुख वृक्ष हैं। देखो सेवण, धामण, करड़ और अंजन तो घास हैं जो पश्चिम मरुस्थल में पाए जाते हैं। कैर, आक, थोर, फोग, लाणा और आरणा ये झाड़ियाँ हैं जो पश्चिम मरुस्थल में पाई जाती हैं। खेजड़ी, रोहिड़ा, कीकर और पीलू या जाल के हैं प्रमुख वृक्ष हैं जो पश्चिम मरुस्थल में पाए जाते हैं। देखो इससे आगे अपन बात करते हैं थार मरुस्थल में अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, जन घनत्व या पशु घनत्व पाया जाता है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। देखो थार का जो मरुस्थल है इसमें अन्य मरुस्थलों की तुलना में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा खनिजों की विविधता पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, कृषि पाई जाती है, जन घनत्व भी है, पशु घनत्व भी है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। किसको? थार के मरुस्थल को। देखो इसके आगे अपन बात करें थार के मरुस्थल की, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर से 360 मीटर है, औसत 300 मीटर हो जाएगी। न्यूनतम तो 60 है, अधिकतम 360 है, तो औसत 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखो पश्चिमी मरुस्थल के उत्तरी भाग की ऊंचाई अधिक और दक्षिणी भाग की ऊंचाई कम है। देखो जैसे मरुस्थल है तो इसका ये जो भाग है ना उत्तरी भाग, इसकी ऊंचाई तो ज़्यादा है, 360 बोल देते हैं, और इधर 60 ही है, औसत 300 मीटर की ऊंचाई है। पश्चिमी मरुस्थल के उत्तरी भाग की ऊंचाई अधिक व दक्षिणी भाग की ऊंचाई क्या है? कम है। देखो ये बात हो गई। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो राजस्थान के राज्य के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के कितने परसेंट भूभाग पे? 61.11% जो भूभाग है उस पर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्या है? विस्तार है। इसके बाद में आगे बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 58.5% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप कितने परसेंट पे पाए जाते हैं? 58.5 पे, जबकि 41.5% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। मतलब 41.5% ऐसा भाग है जिस पे बालू का स्तूप नहीं है, 58.5 पे क्या है? बालू का स्तूप है। देखो जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर क्षेत्र और पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर का क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। देखो जैसलमेर के चारों ओर ना 65 किलोमीटर का क्षेत्रफल और पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर का जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब बालू का स्तूप नहीं होते इसमें। पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन कौन से हैं? पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पहला है पवनावर्ती या रेखीय या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। पहला प्रकार कौन सा है? पवनावर्ती या रेखीय, अनुदैर्घ्य या बालू का स्तूप। यह सामान्यतः वायु की दिशा में अनुरूप विस्तृत होते हैं, मतलब वायु की दिशा के अनुरूप ये जो पवनावर्ती जो बालू का स्तूप है वायु की दिशा के अनुरूप क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। कभी कभी एकाकी पहाड़ी पर पवन विमुखी ढालों पर भी पाए जाते हैं। कभी कभी जो रेखीय जो बालू का स्तूप है, कभी कभी एकाकी जो पहाड़ी है उस पर पवन विमुखी ढालों पर भी ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखो इससे आगे अपन बात करें, इन बालू का स्तूपों पर वानस्पतिक आवश्यक रूप से पाई जाती है। ये जो बालू का स्तूप है इन पर जो वनस्पति जो है ना आवश्यक रूप से पाई जाती है। जो रेखीय जो बालू का स्तूप है मुख्य रूप से जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर व बाड़मेर, द्वेषवती नदी, मेंढा नदी और लूणी व जवाई नदी के पार्श्व पर दिखाई देते हैं। देखो ये रेखीय जो बालू का स्तूप है ये मुख्यतः जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर व बाड़मेर, द्वेषवती नदी, मेंढा नदी, लूणी व जवाई नदी के पार्श्व पर ये दिखाई देते हैं। देखो इन्हें सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये जो रेखीय जो बालू का स्तूप है इसको सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीफ, दूसरा है वनस्पति युक्त रेखीय और तीसरा है पवन विमुखी रेखीय। देखो अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला है सीफ, दूसरा है वनस्पति युक्त रेखीय, दूसरा है पवन विमुखी रेखीय। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं सीफ की। सीफ देखो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इस संरचना को सीफ कहते हैं। देखो जब बरखान का जो निर्माण होता है तब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा जो है वो बढ़ जाती है और इस संरचना को अपन क्या कहते हैं? सीफ कहते हैं। देखो सीफ कैसे बनते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है। देखो ऐसे बनते हैं बरखान का निर्माण हो रहा है उसी दौरान पवन की दिशा बदल गई तो उस कारण से क्या सीफ का निर्माण होता है। देखो सीफ ऐसे बनते हैं, आप देख सकते हो है ना। ये सीफ आपको दिखाए गए हैं, ये सीफ हैं सारे। आप आराम से सीफ को देख सकते हैं। इसके बाद में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की देखो यहाँ पे अपन देखते हैं अनुप्रस्थ। देखो पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं, पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है इसमें कौन कौन आते हैं? एक तो बरखान आ गया, देखो एक तो इसमें बरखान आ गया, परवलिक हो गया जो हेयर पिन के जैसे होते हैं, बीकानेर के पूगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, देखो हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में, चूरू में, झुंझुनू में जिलों में ये विस्तृत हैं। देखो बरखान के सबसे पहले अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले जो स्तूप हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। जैसे बरखान हो गया, बरखान भी एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है और परवलिक या हेयरपिन जो बालू का स्तूप है ये भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ये पाए कहाँ जाते हैं? बीकानेर के पूगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में, चूरू में, झुंझुनू में और जिलों में क्या है? चूरू व झुंझुनू जिलों में क्या है? विस्तृत है। बरखान क्या है? बरखान देखो बरखान ये अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार स्तूप है। बरखान क्या है? अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार स्तूप है जिसके दोनों किनारे सींग की तरह आगे की ओर निकले होते हैं और इनका पवन विमुखी ढाल उत्तल व मंद तथा पवन विमुखी ढाल, पवनमुखी ढाल तो उत्तल व मंद होता है जबकि पवन विमुखी ढाल अवतल व तीव्र खड़ा होता है। यह 10 से 20 मीटर ऊंचे व 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बरखान की। ये अनुप्रस्थ
अर्धचंद्राकार स्तूप होते हैं। अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार स्तूप कौन होते हैं? बरखान होते हैं। ये दोनों इसके जिसके दोनों सिरे सींग की तरह आगे निकले होते हैं, जिसके दोनों सिरे जो है ना सींग की तरह आगे निकले होते हैं। पवन मुखी जो ढाल होता है वो तो कैसा होता है? उत्तल होता है। जो पवन की तरफ जिसका मुंह होता है ना वो तो उत्तल होता है और मंद होता है, जबकि पवन विमुखी ढाल मतलब पवन की विपरीत दिशा में जो ढाल होता है वो अवतल होता है, तीव्र खड़ा होता है। और ये 10 से लेकर 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं और 100 से 200 मीटर तक चौड़े होते हैं। पवन की दिशा दिखाई गई है, तो इसके पवन मुखी ढाल तो देखो उत्तल होता है, देखो ये उत्तल ढाल है। और पवन विमुखी जो ढाल है देखो ये अवतल दिखाया गया और तीव्र है। और इसके देखो पवन मुखी जो ढाल क्या होता है? उत्तल होता है और मंद होता है। देखो पवन मुखी ढाल तो ये है आपका, पवन विमुखी ढाल ये है। और देखो इसके जो किनारे होते हैं इनको सरंग बोलते हैं। इनके जो किनारे जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? सरंग बोलते हैं। तो ये आपको बरखान दिखाया गया, बरखान स्तूप है ना। बरखान जो है ना, बरखान ये मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? बरखान जो है ये चूरू के भालेरी, सीकर मेढा नदी घाटी क्षेत्र में, जैसलमेर, बीकानेर में लूणकरणसर और करणी माता, गंगानगर में सूरतगढ़, जोधपुर में ओसियां और बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। देखो बरखान है ना चूरू के भालेरी में, सीकर के मेढा नदी घाटी क्षेत्र में, जैसलमेर में, बीकानेर में भी लूणकरणसर और करणी माता क्षेत्र में, गंगानगर में, सूरतगढ़ में, जोधपुर में, ओसिया में और बाड़मेर जिले में ये पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं परवलिक या पैराबोलिक हेयरपिन आकृति जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? हेयरपिन बालू का स्तूप। संपूर्ण मरुस्थल में विस्तृत होते हैं ये बालू के स्तूप, सर्वाधिक यही पाए जाते हैं। परवलिक जो बालू का स्तूप है ये हेयरपिन जैसी आकृति वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। ये संपूर्ण मरुस्थल में क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में पैराबोलिक बालू का स्तूप ही पाए जाते हैं। देखो ये इस टाइप के पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप आपको दिखाई दे रखे हैं। इसके बाद में तारा स्तूप। देखो नेक्स्ट है तारा स्तूप। तारा जो स्तूप है अनेक भुजाओं वाले तारे जैसी आकृति के स्तूप होते हैं। देखो तारा जो बालू का स्तूप है अनेक भुजाओं वाले तारे जैसी आकृति के स्तूप होते हैं। उदाहरण है मोहनगढ़ क्षेत्र में, पोखरण जैसलमेर के बीच में, सूरतगढ़ क्षेत्र में, गंगानगर में पाए जाते हैं। तो देखो तारा जो स्तूप है ये अनेक भुजाओं वाले तारे जैसे आकृति के स्तूप होते हैं। उदाहरण है मोहनगढ़ क्षेत्र और सूरतगढ़ क्षेत्र। मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर पोखरण के पास में और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में। देखो ये तारा बालू का स्तूप ऐसे होते हैं। देखो तारे जैसी आकृति है ये। देखो अनेक भुजाओं में बटे होते हैं। एक भुजा इधर गई, एक भुजा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक पीछे गई। तो मोहनगढ़ जैसलमेर में ऐसे तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेबखा। देखो मरुस्थल में झाड़ियों के सहारे, देखो नेबखा क्या होते हैं कि मरुस्थल में झाड़ियों के सहारे निर्मित जो स्तूप हैं जिनको नेबखा कहते हैं, जो इनको सब्र काफीस भी कहते हैं। काफीस देखो झाड़ियों के सहारे जो निर्मित जो बालू का स्तूप है जैसे ही आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नेबखा या सब्र काफीस। देखो लूनेट क्या है? लूनेट। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लूनेट। देखो लूनेट क्या है? झीलों के किनारे निर्मित नवचंद्राकार आकृति के जो स्तूप होते हैं उसको बोलते हैं लूनेट। झीलों के किनारे निर्मित नवचंद्राकार आकृति के जो स्तूप होते हैं उसको बोलते हैं लूनेट। देखो झील के किनारे ऐसे आकृति के बात की लूनेट क्या है? तो झीलों के किनारे निर्मित नवचंद्राकार आकृति के जो स्तूप होते हैं उनको क्या कहते हैं? लूनेट कहते हैं। देखो ये झीलों के किनारे आपको नवचंद्राकार आकृति के स्तूप आपको दिखाई दे रखे हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? लूनेट बोलते हैं। एक इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप। देखो किसी अवरोध के कारण, जैसे पेड़ हो गया, झाड़ी हो गया, पर्वत हो गया, भवन, अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से निर्मित जो बालू का स्तूप होंगे उसको अवरोधी बालू का स्तूप कहेंगे। इन बालू का स्तूपों को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है। जैसे पुष्कर हो गया, नाग पहाड़ हो गया, बूढ़ा पुष्कर हो गया, बिचून पहाड़ हो गया, जोबनेर हो गया, एवं सीकर की पहाड़ियों से मिलते हैं। देखो अवरोधी जो बालू का स्तूप है किसी अवरोध के कारण है ना
उत्पन्न जमाव से निर्मित होते हैं, जैसे पेड़, झाड़ी, पर्वत, भवन, है ना। इन बालू स्तूपों को जीवाश्म बालू का स्तूप भी माना जाता है, जैसे पुष्कर हो गया, नाग पहाड़ हो गया, बूढ़ा पुष्कर हो गया, बिचून पहाड़ हो गया, जोबनेर हो गया, सीकर की पहाड़ियों में ये मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो बालू का स्तूप है, हेलबैक स्तूप। देखो नेक्स्ट है हेलबैक स्तूप। देखो, यदि मरुस्थल में मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकृति का स्तूप व्हेल के पृष्ठ जैसा दिखाई देता है, जिसे अपन व्हेलबैक स्तूप भी कहते हैं। देखो, मरुस्थल में मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकृति का व्हेल स्तूप व्हेल के पृष्ठ जैसा दिखाई देता है, जिसको व्हेलबैक स्तूप कहा जाता है। देखो, ऐसा जो बिल्कुल विशाल मरुस्थल होगा उसको अपन बोलेंगे व्हेलबैक स्तूप। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। रेखीय, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक बालू का स्तूपों के पार्श्वों पर विस्तृत जोत क्षेत्र में और उसके पृष्ठ में निर्माण होता है। देखो, नेटवर्क जो बालू का स्तूप, इसका रेखीय, अनुदैर्घ्य या पैराबोलिक स्तूपों के पार्श्वों पर विस्तृत क्षेत्र में जो है ना, नेटवर्क बालू का जो स्तूप है इसका निर्माण होता है। इनके बीच में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। दरियन क्या है कि पश्चिमी मरुस्थल में हवा के साथ आगे की ओर स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को दरियन कहा जाता है। देखो, सीधी सी बात है कि जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें हवा के साथ आगे की ओर बढ़ने स्थानांतरित होने वाले जो बालू का स्तूप है उनको क्या कहा जाता है, दरियन कहा जाता है। देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख आकृतियाँ। पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख आकृतियाँ। देखो, पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है पेडिमेंट दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेडिमेंट दिख रहा है, और ये बालसन है, ये बजादा है, ये पलाया है जहाँ पे झील बनती है ना। देखो, ये सबसे पहले आपको ये पेडिमेंट दिखाई दे रहा है, जो हल्का जो ढलान वाला जो क्षेत्र उसको पेडिमेंट बोलते हैं। जो ये तीव्र ढाल वाला जो ये बनता है ना, इसको बोलते हैं बजादा, और इसके नीचे जो झीलें बनती है उसको बोलते हैं पलाया। इसके नीचे का जो क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं पलाया, और इसे जो निर्मित झील है उसको बोलते हैं बालसन, है ना। देखो, ये सारी चीज़ें अपन एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे पहले बालसन की बात करते हैं। बालसन क्या होता है। देखो, बालसन क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ी से घिरे हुए बेसिन या द्रोणी को बालसन कहते हैं। कि मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, जैसे एक पहाड़ी इधर है, तो इससे घिरा हुआ जो बेसिन या द्रोणी जो है ना, उसको क्या कहेंगे, बालसन कहेंगे। इसके बाद में पेडिमेंट की बात करते हैं। पेडिमेंट क्या है, देखो, पर्वत के अग्रभाग या पर्वतपदीय भाग में सामान्यतः वर्षा जल कटाव से निर्मित मंद ढाल वाले भाग को पेडिमेंट कहा जाता है। देखो, पेडिमेंट क्या है, पर्वत के अग्रभाग या पर्वतपदीय भाग में सामान्यतः वर्षा जल कटाव से निर्मित मंद ढाल वाले भागों को क्या कहा जाता है, पेडिमेंट कहा जाता है। इसके बाद में बजाडा क्या है, बजाडा। तो देखो, पेडिमेंट व पलाया के बीच मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जलोढ़ पंखनुमा क्षेत्र को बजाडा कहा जाता है। बजाडा क्या है कि पेडिमेंट और पलाया के बीच में मोटे जो कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जलोढ़ पंखनुमा जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, बजाडा कहते हैं। इसके बाद में पलाया क्या होता है, पलाया। देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालसन के सबसे बीच में स्थित समतल लवणीय भाग को पलाया कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, बालसन के सबसे बीच में स्थित जो समतल जो लवणीय भाग है उसको क्या कहता है, पलाया कहा जाता है। देखो, इस पलाया में वर्षा जल एकत्रित होने से बनी झीलों को पलाया झीलें कहते हैं। देखो, ये जो पलाया है इसमें वर्षा जल के एकत्रित होने से जो झीलें बनती है उसको पलाया झीलें कहते हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, दोबारा से दिखा देते हैं। देखो, ये मरुस्थल में जो पहाड़ियों से जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है ना उसको बालसन तो क्या होता है, पहाड़ियों से घिरा हुआ गर्तनुमा जो क्षेत्र उसको बालसन कहते हैं। पेडिमेंट क्या होता है, ये जो
कम ढाल वाला होता है। बहुत ज़्यादा जो ना कंकड़ युक्त जो होता है ना, तीव्र ढाल वाला। पलाया जो होता है ना जी, सबसे नीचे वाला जो, जहाँ पे लवणीय जो झीलें यहाँ पे बनती हैं, उसको बोलते हैं। देखो ये सारी बातें यहाँ पे अपन ने कर ली। यहाँ से पलाया झीलें बनेंगी। इसके बाद में रोही की बात करें। रोही क्या है? रोही देखो, रोही क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली के पर्वत पदीय भागों में वर्षा जल द्वारा जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित उपजाऊ मैदानी क्षेत्र को रोही कहा जाता है। जब पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें अरावली के पर्वत पदीय जो भाग हैं उसमें वर्षा जल द्वारा जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित उपजाऊ जो मैदानी जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? रोही कहा जाता है। तल्ली सर्व मरहो, तल्ली सर्व मरहो, तल्ली सर्व मरहो। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालुका स्तूपों के बीच निचले गर्तनुमा भागों को तल्ली सर या मरहो कहा जाता है। देखो, तल्ली सर या मरहो क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बालुका स्तूपों के बीच निचले गर्तनुमा जो भाग है उसको तल्ली सर या मरहो कहा जाता है। देखो, इसके बाद में आगे बात करें टाट या रण। तल्ली में वर्षा का जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलों को टाट या रण कहा जाता है। देखो, तल्ली में वर्षा जल एकत्रित होने से बनी जो अस्थायी जो झीलें उसको क्या कहा जाता है? टाट या रण। तो टाट या रण कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे पोखरण जैसलमेर, पडिहारा चूरू, थोबरन बाड़मेर, बापरन जोधपुर, यहाँ पे टाट और रण पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनसेलबर्ग क्या है? इनसेलबर्ग यह विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र होता है। राजस्थान में इसके उदाहरण है आबू पर्वतखंड, जालोर, बाड़मेर की पहाड़ियाँ। इनसेलबर्ग क्या है? ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती हैं। इनसेलबर्ग क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती हैं। राजस्थान में इसके उदाहरण है आबू पर्वतखंड, बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर की पहाड़ियाँ। क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसको डिस्कस करेंगे। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।